नमस्कार दोस्तों। आज यानी 28 जनवरी 2017 का हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है। उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, मंडे को हम एक और चीज़ भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्या? पॉलिटी के डेली एक आर्टिकल, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सिर्फ डेली एक ना एक आर्टिकल या फिर अमेंडमेंट हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि सिर्फ हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ज़्यादा नहीं है, 50-60 ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उसके अंदर का जो कंटेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो थोड़े थोड़े तो हमारे कंसेप्ट तैयार हो जाएंगे, और थोड़े थोड़े कई बार यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इस तरह के पूछ लेती है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। जैसे नो वोट कॉन्फिडेंस के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर मनी बिल के बारे में ज़्यादा पूछा जा सकता है कि डायरेक्टली मनी बिल मेंशन है क्या नहीं है। जैसे बजट है, बजट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या नहीं है बजट। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ट्राई करते हैं मंडे से, अगर कर पाए तो। एथिक्स वैसे छूटा हुआ है, एथिक्स जल्द ही स्टार्ट करेंगे जैसे टाइम मिलता है। तो देखिए, ज़्यादा न्यूज़ तो आज है नहीं। द हिंदू में इंपॉर्टेंट, पीआईबी में वैसे 4-5 न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो फ्रंट पेज पे क्या न्यूज़ है? फ्रंट पेज पे अब सुप्रीम कोर्ट है, उसके तमिलनाडु सरकार ने, तमिलनाडु असेंबली ने एक कानून पास किया था जल्लीकाटू में छूट देने के लिए। उन्होंने क्या किया था, प्रिवेंशन ऑफ जो क्रूल्टीज एक्ट है उसमें जो बुल्स हैं यानी बैल है उनको एग्जेम्प्ट कर दिया था जल्लीकाटू गेम के लिए। अब इसके खिलाफ में पिटीशंस आई हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इन पर डिसाइड करेगा 31 तारीख को। और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक पिटीशन है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि आप जल्लीकाटू पर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आने वाला है। किस चीज़ पर? पहले केंद्र सरकार ने क्या किया था, जब जल्लीकाटू पर बैन था सुप्रीम कोर्ट का, तो केंद्र सरकार ने उस बैन के खिलाफ में एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन से उस बैन को हटाना चाहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये गलत है और हम इस पर डिसाइड करेंगे कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए, अब तो कानून ही पास कर दिया असेंबली ने, तो अब पहले की नोटिफिकेशन का कुछ मतलब बनता ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी देखेगा। अगला है, देखिए, कर्नाटका टैक्सी पॉलिसी से रिलेटेड ये है। केंद्र सरकार की यह गाइडलाइंस है और पॉलिसी भी है, जो टैक्सी कैब्स होती हैं जैसे कि उबर और ओला, यहाँ इन कैब्स में शेयर्ड जो राइड है उसको बढ़ावा दिया जाए। शेयर्ड राइड्स मतलब मान लीजिए मरुनाल और रोमन सैनी साथ साथ रहते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्यों ना वो एक साथ कैब लें और एक ही कैब में जाएं, बजाय इसके कि देखिए दोनों अलग अलग कैब में जाएंगे तो कंजेशन भी बढ़ेगा और फ्यूल भी वेस्ट होएगा। तो ये सब चीज़ें, इसको कहते हैं शेयर्ड कैब। मतलब बिल्कुल आसान था, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं थी। उसके बाद देखिए ये कहते हैं कि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि शेयर्ड कैब्स होनी चाहिए, लेकिन कर्नाटका गवर्नमेंट कहती है कि ये नहीं होनी चाहिए। क्यों? कोई कॉन्क्रीट रीजन तो इन्होंने दिया नहीं। इन्होंने कहा कि सिर्फ आपको लाइसेंस इसलिए दिया गया था क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे आप राइड कर सकते हो। ये देखिए, ओनली फॉर पॉइंट टू पॉइंट राइड्स, नॉट फॉर शेयर राइड्स। शेयर राइड्स के लिए आपको लाइसेंस दिया ही नहीं गया, इस तरह की बात कही है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। तो ये शेयर राइड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कंजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए, इन सब रीजन्स के लिए ये होनी चाहिए। और एक रिलायबल और कन्वीनियंट अल्टरनेटिव्स हैं। आज पर्सनल वाहन लोग क्यों खरीदते हैं अपने? क्योंकि उनको अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। तो इस प्रकार से सस्ती कैब मिलेगी, क्योंकि शेयर राइड में करने से खर्चा भी कम हो जाएगा। तो काफ़ी एक तरह से आसान हो जाता है, कंजेशन और पोल्यूशन को कम किया जा सकता है इन सब चीज़ों से। तो ये थोड़ा सा आर्टिकल था, मेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और भी काफ़ी कुछ कर रही है, जैसे कि ये ई रिक्शास वगैरह चला रही है जिससे पोल्यूशन नहीं होता। इवन शेयर्ड बाइक है उसका भी प्रोविजन रख रही है। इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि जो ये काम होते हैं जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फायदे की जो चीज़ें हैं, इनमें जो एंट्री बैरियर्स है काफ़ी कम होने चाहिए, ताकि कोई भी इनमें पार्टिसिपेट कर सके, ताकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हमारा और अच्छा हो सके। अब आपको अगला जो आर्टिकल वो कहता है, आपको याद होगा ट्रंप ने पहले कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया तो एक दीवार खड़ी कर दूंगा यूएस और मेक्सिको के बीच में। अब जबकि उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, तो उन्होंने इस दीवार को बनाने का ऑर्डर दे दिया है मेक्सिको और यूएस के बीच में। क्योंकि देखिए, यूएस में बहुत सारे माइग्रेंट्स आते हैं मेक्सिको से, और वो ड्रग वार वगैरह या फिर जो क्राइम होती है उसके लिए यूएस वाले मेक्सिको को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो अब क्या है, इसके बाद ट्रंप ने एक और बात कही। वो दीवार तो बना ही रहे हैं, ट्रंप ने कहा कि जो दीवार बनाने का खर्चा है वो भी मेक्सिको को शेयर करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, तो अब उन्होंने इनकार कर दिया। मेक्सिको के राष्ट्रपति कहते हैं कि हम क्यों खर्चा देंगे भाई, आप बना रहे हो दीवार, आप खर्चा दो। तो अब ट्रंप ने कहा कि देखिए, खर्चा ठीक है, आप नहीं देते तो हम टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ मतलब जो ट्रेड जो इंपोर्ट करते हैं यूएस वाले वहाँ से, मेक्सिको से, उस पर टैक्स लगा देंगे। तो इससे इनको डिसएडवांटेज होगा, जो मेक्सिको का सामान है वो यूएस के अंदर नहीं जा सकेगा। तो अब एक तरह से आर्टिकल कहता है कि इससे ट्रेड वार की जो है संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मेक्सिको के प्रेसिडेंट ने इसके बाद में जो इनकी मीटिंग होने वाली थी, फर्स्ट मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया है।
3200 किलोमीटर का बॉर्डर है यूएस और चाइना के बीच में, और 316.4 बिलियन का इनके बीच में ट्रेड होता है। तो ये जो फैक्ट है ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस देखने के लिए थे। बिजनेस पेज पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देखिए गार की है। यह है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। इनमें क्या होता है, देखिए इसको मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए आपको पता होगा कि डबल टैक्सेशन ट्रीटी साइन होती है हमारी इनके साथ में, जैसे इंडिया और मॉरिशस के साथ में, इंडिया या फिर सिंगापुर के साथ में, फिर ये टैक्स हेवन कंट्री बन जाते हैं। टैक्स हेवन कंट्री कैसे? राउंड ट्रिपिंग और ट्रीटी शॉपिंग का आपको पता है? नहीं पता तो रिवाइज करा देता हूँ, वैसे हमने डिस्कस किया था। ट्रीटी शॉपिंग और राउंड ट्रिपिंग, देखिए अब इंडिया और मॉरिशस के बीच में हमने एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी साइन करी है। मतलब कि अगर वहाँ का कोई सिटीजन देखिए यहाँ पैसे लगाता है हमारे इंडिया में, तो डबल पैसा उनका नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मॉरिशस में भी टैक्स दे रहे हैं, हमारे इंडिया में भी टैक्स दे रहे हैं। तो इसके लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी। तो लेकिन इसका कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में तो उस चीज़ का टैक्स लगता नहीं है, और मॉरिशस और सिंगापुर जैसी कंट्री उसमें टैक्स लगाते ही नहीं है वहाँ पे, तो ऐसी कंपनीज तो टैक्स से बच ही जाती हैं। तो राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, हमारी कोई डोमेस्टिक कंपनी मान लीजिए, उनको इंडिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे, कोई प्रोजेक्ट लगाएंगे, तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, उन पे टैक्स लगेगा। लेकिन वो क्या चालाकी खेलते हैं, वो पहले तो देखिए अपना पैसा भेजते हैं इन जैसी कंट्री में, मॉरिशस या फिर सिंगापुर में। यहाँ एक कोई नकली सी कंपनी बनाते हैं और उस नकली सी कंपनी से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं हमारे इंडिया के थ्रू। अब ये इन्वेस्टमेंट जबकि मॉरिशस या फिर सिंगापुर से आ रही हैं, जिनके साथ में हमने जो डबल टैक्स जो ट्रीटी है वो साइन कर रखी है, डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी। तो इसका फायदा क्या होता है, अब ये यहाँ अपना पैसा यहाँ से राउट करते हैं, तो इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे इनको कम टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि हमने तो एग्रीमेंट साइन कर रखा है ना इनके साथ में। इस चीज़ को कहते हैं राउंड ट्रिपिंग, मतलब प्रोजेक्ट डायरेक्ट ना लगा के राउंड लगाना, ताकि टैक्स को बचाने के लिए। एक दूसरी चीज़ है ट्रीटी शॉपिंग। अब ट्रीटी शॉपिंग देखिए, मान लीजिए यूके की कंपनी है वोडाफोन को हज खरीदनी है मान लीजिए इंडिया में। अब देखिए एग्जांपल है, इसमें मत जाइए, ए बी मान लीजिए चाहिए आप, एक जैसे ए कंपनी है यूके के अंदर में, उसको बी कंपनी खरीदनी है इंडिया के अंदर में। अब यूके की कोई कंपनी बी अपनी जो बी कंपनी को खरीदेगी इंडिया के अंदर में आके, तो उनको कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वो क्या चालाकी खेलते हैं, यूके की कंपनी डायरेक्ट इंडिया में नहीं आएगी, वो पहले एक कोई ऐसे देश को ढूंढेगी जिसके साथ में हमने एग्रीमेंट साइन किया है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जैसे मॉरिशस के साथ में। तो ये क्या करेंगे, यूके वाले पहले मॉरिशस में जाएंगे और एक कोई नकली सी कंपनी बनाएंगे ये, तो नकली सी कंपनी के अंदर में अपना पैसा भेज देंगे, और फिर ये नकली सी कंपनी है जो कोई भी फेक कंपनी का मतलब फेक नहीं कह सकते, कंपनी तो वो असली ही होगी, लेकिन एक तरह से वो फ्रंट होगा इनका। असली कंपनी जो पेरेंट कंपनी होगी वो ए होगी, लेकिन ये फ्रंट होगा, ये फ्रंट जाके अब इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट करेगा या फिर जो भी इनको करना होगा करेगा। तो अब इनके साथ में तो हमने वही सेम बात, हमने टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी साइन करी है, तो यहां से कोई इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमें इस पे टैक्स नहीं लगा सकते, तो इसलिए ये ट्रीटी शॉपिंग और राउंड ट्रिपिंग करते हैं। तो अब क्या है, देखिए इस पे देखिए उसके खिलाफ में अब गवर्नमेंट ने एक रूल लाया है, गार। अभी नहीं लाया, काफी लंबे टाइम से अटका हुआ है ये गार रूल। इसमें क्या है, इसमें ऐसे प्रोविजंस है गार में, जनरल एंटी अवॉइडेंस में। मान लीजिए अब ये एक तरह का लूप होल था, जैसे अब ढूंढ लिया बाकी कंपनियों ने, जैसे यूके की कोई कंपनी है उन्होंने लूप होल ढूंढ लिया, या फिर हमारी डोमेस्टिक कंपनी है उन्होंने भी लूप होल ढूंढ लिया, इससे वो ट्रीटी शॉपिंग या फिर राउंड ट्रिपिंग करते हैं। अब देखिए इस तरह के लूप होल्स को बंद करने के लिए, अब गवर्नमेंट को तो पता नहीं कि कहाँ कहाँ लूप होल है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक जनरल रूल निकाल लेते हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक लूप होल छोड़िए, हम एक जनरल रूल निकाल देते हैं कि अब कोई भी इस तरह से टैक्स इवेड करेगा या फिर टैक्स अवॉइड करेगा इस तरह से, तो हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं और हम अपना पूरा टैक्स वसूलेंगे। इस तरह की पावर दी गई है हमारे जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं सीबीडीटी को, उनको सीबीडीटी को इस तरह की पावर दी गई है कि देखिए जब कमिश्नर्स को, हमारे जो इनकम टैक्स के कमिश्नर्स हैं, जब भी आपको कोई लगता है कि ये जो ट्रीटी साइन हुई है या फिर कुछ इस तरह की डील हुई है उस पर आपको शक है, तो आप समन कर दीजिए उनको, और ये जिम्मेदारी होगी कंपनीज को यह साबित करने की जो हमारी पूरी डील है या फिर हमारी जो पूरी ट्रीटी है वो फेयर है। ट्रीटी तो मतलब देशों के बीच में साइन होती है, डील आप इसे कहिए। तो ये पूरा था जनरल गार जो है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ठीक है, अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि गार एक्चुअली है क्या। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये नहीं है, ये सब तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए था। न्यूज़ ये है कि गार अभी काफ़ी टाइम से लटका हुआ है और केंद्र सरकार कह रही है कि 1 अप्रैल से हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे। इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी पावर्स, मतलब अब अच्छी न्यूज़ इस बात से नहीं है कि अब इंडस्ट्री को डर लगता है, उनको डर लगता है कि देखिए काफ़ी सारी पावर्स दी गई हैं टैक्स ऑफिशियल्स को, इससे जो कंपनीज हैं उनकी हरासमेंट हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि हमें टाइम चाहिए, एक बार आप इतनी जल्दबाजी में मत जो है इंप्लीमेंट कीजिए गार को। तो यही है पूरी न्यूज़।
और फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी सारी क्लैरिफिकेशंस दी हैं 3-4 बातों, जिसमें सबसे मेन है लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट्स क्लोज। ये लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट्स क्लोज क्या है? जिन देशों के साथ में हमारी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी साइन हुई हुई है, जैसे मॉरिशस मान लीजिए या फिर सिंगापुर मान लीजिए, अब हमको लगता है कि कुछ दूसरी पार्टीज हैं या फिर ऐसे सिटीजन्स जो ऐसे लोग जो मॉरिशस के सिटीजन्स नहीं हैं, वो भी इस हमारे दोनों इंडिया और मॉरिशस के बीच के जो ट्रीटी है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं नाजायज़ रूप से। तो हमने उसके बाद में लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट्स क्लोज रखा कि जो इंडिया और मॉरिशस के बीच में जो ट्रीटी साइन हुई है उसका फ़ायदा सिर्फ लिमिटेड लोग उठा सकते हैं, हर कोई उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। ऐसे नहीं कोई थर्ड कंट्री का बंदा आए और आपके थ्रू में इन्वेस्टमेंट कर दे और हमारे यहाँ पे टैक्स से बच जाए, ऐसा नहीं। एक तरह से लिमिटेशंस ऑफ बेनिफिट, हर किसी को बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपकी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं या फिर कुछ और रूल्स में लिखे गए हैं सिर्फ उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी आर्टिकल था। आगे देखिए एक और आर्टिकल है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट से रिलेटेड। अब जो WTO के चीफ हैं उन्होंने कहा है कि जो WTO ये एग्रीमेंट है, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, जल्द से जल्द आना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो 1 ट्रिलियन का हो जाएगा, और इससे जो कस्टम्स के प्रोसीजर है, आपको पता होगा ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ मान लीजिए या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ मान लीजिए, आमतौर पर इनमें ही होता है। आमतौर पर देखिए कस्टम्स में काफ़ी टाइम लग जाता है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, अप्रूवल में बहुत टाइम लग जाता है, कागजों में काम होता है, ऑनलाइन नहीं होता। अभी तो जैसे इंडिया जैसे कंट्री में तो काफ़ी सुधार हो रहा है। तो इसके कोई भी जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है तो वहाँ पे पोर्ट्स पे जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, ताकि ट्रेड स्मूथ हो सके कंट्री आपस में, कंट्रीज़ के बीच में, उसके लिए ये एग्रीमेंट है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। अगर पहले 25 कागजों की जरूरत पड़ती थी, क्लियर करने की जरूरत पड़ती थी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो अब पूरे बहुत कम कागजों की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे 1 या 2 या 3 इस तरह के कागजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये पूरा था। इसी के सपोर्ट में ये बोल रहे हैं कि इससे जो बहुत इकोनॉमी देश की अच्छी हो जाएगी। 110 कंट्री चाहिए अगर 110 कंट्रीज़ ने साइन कर दिया फाइनली, तब ये जब फाइनल रूप में आ जाएगा, और आने ही वाला है क्योंकि नंबर 110 पूरा होने वाला है जब ये फाइनल फॉर्म में आ जाएगा। और कहते हैं कि देखिए आइडियल जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट तब होता है जब कोई जो बंदा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा है उसको कस्टम के बंदों से डील ही ना करना पड़े, सब कुछ काम ऑनलाइन हो जाए, या फिर सब कुछ प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए कि उनको शक्ल ही ना देखनी पड़े कस्टम के बंदों की। इस तरह का ये पूरा आर्टिकल था। आज की देखिए PIB की न्यूज़ क्या है। आपको याद होगा जब ओलंपिक में हम 2 पदक जीते थे, तो उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्कीम का गठन किया था जिसका नाम था टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसमें क्या था, इसमें ऐसे इस तरह की देखिए प्रावधान था कि 2020 और 2024 में हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीते हैं, उसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। अब इस टास्क फोर्स के मेंबर्स और चेयरमैन की नियुक्ति कर दी गई है। तो मेंबर्स तो काफ़ी सारे हैं, चेयरमैन आप याद कर लीजिए, अभिनव बिंद्रा को इसका टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया गया है, जो ये इंश्योर करेगा किस प्रकार से इनको पैसे देने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ताकि 2020 और 2024 के अंदर में हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत सकें। और इसका नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम। ये PIB की न्यूज़ है। आगे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने अपने अवार्ड्स की घोषणा करी है, मतलब नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड। तो बस आप इतना याद रखिए कि नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड्स है वो कौन सी मिनिस्ट्री देती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वैसे तो एंटरप्रेन्योरशिप नाम दोनों में है तो हमें पता लग ही जाएगा, लेकिन कई बार अगर छोटा नाम है या डिपार्टमेंट आए कुछ भी, अगर UPSC ट्रिक खेले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है। यंग एंटरप्रेन्योर्स को ये एंकरेज करने के लिए चलाया है इन्होंने, और एक्सीलेंस लाएगा उसमें, ये तो नॉर्मल जो बातें होती हैं। एक और जो PIB प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है PIB की, डॉक्टर प्रभात कुमार, ये फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे हमारे। इन्होंने क्या किया है, एक नई MSME जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज की जो पॉलिसी है उसको प्रेजेंट किया है, बना के प्रेजेंट किया है, गवर्नमेंट को दिया है, और इस पूरी रिपोर्ट इन्होंने सौंप दी है कलराज मिश्र को। कलराज मिश्र जो मिनिस्टर हैं MSME के, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है कि नहीं MSME पॉलिसीज किसने फॉर्मुलेट करी है, तो डॉक्टर प्रभात कुमार ने फॉर्मुलेट करी है। कमेटी भी पूछ सकते हैं कौन सी कमेटी बनाई गई थी, नई पॉलिसी जिन्होंने फॉर्मुलेट किया है, तो यही डॉक्टर प्रभात कुमार। अब है नया देखिए ट्रोपेक्स, ये इंडियन नेवी की एक एनुअल थिएटर रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज है। भाई इंडियन नेवी क्या तैयार है नए खतरों से जूझने के लिए, तो इस प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं, और जिसका नाम है ट्रोपेक्स। तो क्वेश्चन आता है कि ट्रोपेक्स क्या है, तो बस ये याद रखिएगा, इंडियन नेवी की ऑपरेशंस के लिए तैयार रहने की ये एक्सरसाइज है ट्रोपेक्स। आज की स्कीम क्या है, आज की स्कीम है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम देखिए, इसमें स्कूल में खाना प्रोवाइड किया जाता है, और
सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इसमें बार बार उसको हाईलाइट करते हैं हम। वैसे तो देखिए मेंस में अगर क्वेश्चन आए तो किस लिए चलाई जाती है, तो आप वो सिंपल फैक्ट्स बता सकते हैं। इससे बच्चों का इनरोलमेंट बढ़ेगा क्योंकि स्कूल में खाना मिलता है। अब सभी कास्ट के, सभी धर्मों के लोग, बच्चे एक साथ मिलकर खाना खाएंगे तो उनमें एक तरह से कोऑपरेशन की भावना बढ़ेगी, टॉलरेंस बढ़ेगी। और एक और जो बढ़िया एग्जांपल ये है कि इस खाने में न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड किया जाता है, तो हेल्थ भी बढ़ेगी बच्चों की। ये तो सारे पॉइंट्स नॉर्मल पॉइंट्स मेंस में लिखने के लिए हैं। प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले तो कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा चलाई गई है, एचआरडी मिनिस्ट्री। और क्वेश्चन अगर ये आ जाए तो कौन से बच्चों को खाना दिया जाता है, तो प्राइमरी क्लास और अपर प्राइमरी क्लास। प्राइमरी होता है 1ली to 5वीं और अपर प्राइमरी होता है 5वीं to 8वीं, है ना, 5वीं से 8वीं तक होता है ना अपर प्राइमरी क्लास। तो उसके बाद में देखिए उस यहाँ ये सब यहाँ भी खाना मिलेगा, मदरसा और ये सब सर्व शिक्षा अभियान के तहत में इतने बच्चों को मिलेगा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें देखिए ये है डेटा है प्राइमरी में कितना प्रोटीन मिलेगा या फिर कितना राइस मिलेगा, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगी। और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी देखिए ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में इस स्कीम को शामिल कर लिया गया है। यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी जब एक्ट आया था उसमें ये स्कीम सब्ज्यूम हो गई थी। अब देखिए तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स 2-3 ही है इसमें, कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा चलाई गई है, कौन कौन सी क्लासेस के लिए है। क्वेश्चन इस तरह से आता है, देखिए यूपीएससी वाले बोलेंगे दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली टिल क्लास 5th, तो नहीं, क्लास 8 तक है, 9th 10th के शायद इसमें नहीं है। तो बस इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ओनली करके वो दे देंगे। और अब अगर यूपीएससी इस तरह देगी नाउ इट हैज़ बीन सब्ज्यूम्ड इनटू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 3 स्टेटमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है। मैपिंग में देख लेते हैं आज रशिया के। देखिए ये काफ़ी सारे सीज हैं तो इनको एक बार देख लीजिए, बेरेंट सी, कारा सी, और आर्कटिक ओशन तो ऊपर है ही है, लेप्टिव सी, और यहाँ पे है सी ऑफ ऑक्सोट्स, और यहाँ पे कैस्पियन सी और ब्लैक सी। देखिए इनके बारे में ये याद करने की आवश्यकता नहीं है कि ये सी में क्या मिलता है, कॉपर मिलता है या फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बस इनको ना, ये रशिया का जब मैप आपके नज़रों में एक बार देखोगे तो इन सीज की लोकेशन याद होनी चाहिए। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, क्वेश्चन देखिए यूँ ही आएगा कि बेरेंट सी कहाँ है, तो वो देख लेंगे कि रशिया के पास है, या फिर कुछ आप कह सकते हैं कि ऐसे मैच द फॉलोइंग टाइप में कुछ आ जाएगा, बेरेंट सी कहाँ है, इसमें मैच द फॉलोइंग में रशिया लिखा होगा या फिर यूएस लिखा होगा, इस तरह से तो हमें पहचानना होगा। तो बस आपको इन सारे चीज़ की थोड़ी थोड़ी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो दोबारा से एक बार देख लीजिए तो याद हो जाएगी आपको। बेरेंट सी आता है, लाइन में है ये सारे, एक सेकेंड रुकिए अबे क्या है ये, एक सेकेंड जैसे यहाँ पे देखिए ये बेरेंट सी यहाँ पर है, और उसके बाद में कारा सी है, यहाँ पे लेप्टिव है, और ये 4-5 याद रखिएगा, बेरेंट सी, कारा सी और ये सी, ये कौन सा है, लेप्टिव। और फिर है सी ऑफ ओखोस्ट, यहाँ पे है कैस्पियन सी, और यहाँ पे है ब्लैक सी। तो ये सारे रशिया के आसपास के सी हैं। बस ज़्यादा इसके बारे में डिटेल की आवश्यकता आपको है नहीं। आज का देखिए जो इन्वायरमेंट का एक्ट है वो देख लेते हैं। आज का इन्वायरमेंट का एक्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा पास किया गया था। तो अगर ये पूछे किस तरह का ये एक्ट है, स्टैच्यूरी एक्ट है। ये कोई भी जब लॉ पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है तो वो हो जाता है स्टैच्यूरी एक्ट। अगर ये कोई भी लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होता है तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। कोई भी अगर लॉ सरकार द्वारा बनाया जाता है तो वो होता है एग्जीक्यूटिव एक्ट। तो ये सारे एक्ट आपको पता होना चाहिए, कौन सा स्टैच्यूरी होता है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होता है, कौन सा एग्जीक्यूटिव एक्ट होता है। जैसे अब मैं एग्जांपल दूं, आप बताइए नीति आयोग जो है, नीति आयोग कौन सा एक्ट है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है? नहीं। क्या ये जो है हमारा एग्जीक्यूटिव एक्ट है? बिल्कुल सही। ये सरकार ने पास किया था, इसको पार्लियामेंट में भी पास नहीं करवाया गया। इवन इससे पहले जो प्लानिंग कमीशन था वो भी एक एग्जीक्यूटिव एक्ट था। ये ना तो पार्लियामेंट से पास करवाए गए थे, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है। तो वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है वो हमारा स्टैच्यूरी एक्ट है, पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था ये। और इसके तहत में देखिए हम कई सारी चीज़ें जो प्रीलिम में इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। इसमें देखिए 6 शेड्यूल्स हैं, 6 शेड्यूल यहाँ पे देख लीजिए आप, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए 6 शेड्यूल्स हैं। 6 शेड्यूल में देखिए प्रॉपर कौन कौन से एनिमल्स, कौन कौन से जो पशु पक्षी हैं किस कौन से शेड्यूल में आते हैं, क्या क्या सज़ा का प्रावधान है, वो सभी शेड्यूल्स में गिवन है। और पहले और दूसरे शेड्यूल में तो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी गई है, जो भी हमारे जो फोना इसमें आता है, और जो भी इन एनिमल्स को मारेगा जो इस शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के अंदर आते हैं तो उनके खिलाफ में एक सज़ा का भी प्रावधान है, प्रॉपर हार्श पनिशमेंट है। और शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 के अंदर में जो आते हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन जो सज़ा है वो थोड़ी कम हो जाती है। यानी अगर शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के जो पशु पक्षियों कोई मारता है तो उनको ज़्यादा सज़ा मिलेगी, सख्त सज़ा मिलेगी, लेकिन शेड्यूल 3 और 4 के अंदर में जो उनके अंदर में जो पशु पक्षी आते हैं उनमें मारेगा तो थोड़ी कम सज़ा मिलेगी। उसके अंदर में
शेड्यूल 5 के अंदर में जो आते हैं उनको हंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए शेड्यूल 5 के अंदर में जो आते हैं हमारी फोना है उसको हंट कर सकते हैं, उनको मारा जा सकता है। और शेड्यूल 6 के अंदर में आते हैं प्लांट्स। तो 6 शेड्यूल्स हैं। तो चौथा और पांचवा और छठा सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। शेड्यूल 6 इज रिजर्व फॉर द प्लांट्स, यस इट इज रिजर्व फॉर द प्लांट्स। और जो 5th पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं क्या 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं आल कैन बी हंटेड। तो हमें सोचेगा आल लिखा है, तो आल लिखा है तो इसका मतलब गलत है। नहीं नहीं, आल कैन बी हंटेड है 5th शेड्यूल में। तो अब देखिए कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अमेंडमेंट कब कब हुई है। बहुत बेकार ही क्वेश्चन होगा अगर ऐसा आएगा, तो फिर भी देख लीजिए। लास्ट अमेंडमेंट देख लीजिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है लास्ट अमेंडमेंट जो हुई थी 2013 में हुई थी। पीसीएस में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लास्ट अमेंडमेंट वाज डन रिसेंटली इन 2013। वैसे ये सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, 82, 88 इतनी सारी कैसे याद रखेंगे। 7 अमेंडमेंट्स हुई थी अभी तक इसकी, 1972 में इसे पहले पास किया गया था। और प्रीलिम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, देखिए आपने कई बार देखा है क्वेश्चन इस तरह से आता है कि नेशनल पार्क या फिर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन से एक्ट के अंदर बनाई गई थी। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो नेशनल पार्क है वो बनाई गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में। यहाँ पे देखिए द वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स, ये भी। तो देखिए पहला तो ये जो है वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड इस एक्ट के अंदर में आए थे। फिर रेगुलेशन ऑफ हंटिंग तो करता ही है, हमने शेड्यूल अभी सारे के सारे देख ही लिए। उसके बाद देखिए क्या आता है, इस्टाब्लिश्ड ऑफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। तो ये दोनों चीज़ देख लीजिए, जितने भी नेशनल पार्क्स इस्टाब्लिश होते हैं वो इसी एक्ट के अंदर में होते हैं। रेगुलेशन फॉर ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स, ये सब कुछ करता है, आप बस याद रखिएगा। तो इस तरह कोई क्वेश्चन आता है कि वाइल्ड लाइफ एक्ट क्या क्या करता है, तो ये सब कुछ करता है जो इस पे लिखा हुआ है। यानी वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड को बनाना और रेगुलेशंस करना हंटिंग की, जो कैसे इनका शिकार किया जाता है हमारे एनिमल्स हैं उनका। और ऊपर से देखिए ये सारे जो हैं कि किस तरह प्रकार से ट्रेड किया जाता है, इलीगल जो ट्रेड होता है। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था। उसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मंडे से हम फिर से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर डिस्कस करना, जो अगस्त से हम स्टार्ट करेंगे। सो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।